ऐसे एम्पायर की बात करें जिसका इंपैक्ट हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी उसके ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर टेंपल के द्वारा देखने को मिलता है, ना कि सिर्फ भारत और साउथ इंडिया में जिस एम्पायर ने इंपैक्ट छोड़ा, लेकिन पल्लवा को हराकर नदन श्रीलंका, और फिर जब राजा राजा वन के टाइम पे हमें ये नेवी एक्सपेडिशन के टाइम तक हमें साउथ ईस्ट एशिया में भी देखने को मिलता है। उस एम्पायर की बात आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं चोला डायनेस्टी के बारे में। भारत में आपको ऐसे बहुत सारे साम्राज्य देखने को मिलेंगे जिन साम्राज्य को उनका वो क्रेडिट नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे। फिर चाहे वो सातवाहना डायनेस्टी हो, फिर चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की आपकी अहोम डायनेस्टी हो, चाहे वो आपका मराठा एम्पायर छत्रपति शिवाजी महाराज हो, या फिर आपके महाराणा प्रताप हो। इन सभी की लिस्ट में हमें चोला एम्पायर भी एक एम्पायर देखने को मिलता है जो आपकी एनसीईआरटी और यूपीएससी के सिलेबस में है तो सही, लेकिन एक या दो पैराग्राफ में उनके सारी की सारी बातें खत्म कर दी जाती हैं और ऐसे एम्पायर्स के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता है जो शायद भारत से बिलोंग भी नहीं करते थे। लेकिन इस कमी को चहल एकेडमी आपके लिए पूरा करेगी और आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि चोला एम्पायर इतना महान साम्राज्य क्यों था और कौन कौन से उसके ऐसे शासक या रूलर थे जिन्होंने उस चोला एम्पायर को अपने पीक तक पहुंचाया। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो अगर हम लोग यहाँ पर चोला एम्पायर की बात करते हैं तो सबसे पहले जिस व्यक्ति के बारे में हमें बात करनी होगी उनका नाम है विजयालया चोला। इन्होंने बेसिकली चोला एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था 9th सेंचुरी एडी के आसपास, और एक सिटी थी जिसका नाम था थंजावुर सिटी। इसको यहां पर कैप्चर किया गया था विजयालया के द्वारा। उस वक्त थंजावुर सिटी पर जो मथुरैयर रूलर्स थे वो रूल कर रहे थे 850 एडी के आसपास। तो मथुरैयर डायनेस्टी को हटाया गया, थंजावुर जो सिटी है उसको कैप्चर किया गया और यहां पर चोला एम्पायर को 9th सेंचुरी एडी के आसपास यहां पर एस्टैब्लिश किया गया। और जो पल्लवास थे उसी रीजन में काम करने वाले, उसी रीजन को रूल करने वाले, उस वक्त पल्लवा डायनेस्टी का जो वीकनेस है वो बेसिकली हमें देखने को मिला और उसकी कमजोरी का फायदा यहां पर चोला एम्पायर ने उठाया और लगभग पूरे साउथ इंडिया को काफी वक्त तक उन्होंने बेसिकली कैप्चर करके रखा। और चोला की जो पावर है हमको सदर्न हिस्ट्री में, सदर्न इंडियन हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर के नाम पर हमें देखने को मिलती है। मैप के थ्रू अगर हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करें तो आज की तारीख का पूरा तमिलनाडु, पूरा का पूरा केरला और कुछ हद तक आपको यहां पर आंध्र प्रदेश भी देखने को मिलता है। लेकिन जहां पर डायरेक्ट इनका रूल नहीं था लेकिन इंपैक्ट काफी था, उसमें आपको आज का तेलंगाना और ओडिशा और बंगाल का कुछ रीजन, यहां तक कि पूरी तरीके से रूल में आपका नदन श्रीलंका, काफी हद तक इंपैक्ट में सदर्न श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया भी जो है जिसको आज आप लोग आसियान कंट्रीज के नाम से जानते हैं, इंपैक्ट हमें चोला एम्पायर का इन्फ्लुएंस हमें यहां तक देखने को मिलता ही है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर विजयालया चोला की बात करें जो 9th सेंचुरी एडी में जिन्होंने बेसिकली यहां पर चोला डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, तो इन्होंने सबसे पहले तंजौर या थंजावुर जो सिटी है उसको यहां पर कैप्चर किया था मुथरैयर रूलर से, और इसी पीरियड में यहां पर इसे गोल्डन एज ऑफ डायनेस्टी कहा जाता था। विजयालया चोला के बाद अगर हम लोग आदित्य वन पर आते हैं तो 871 से लेकर 907 एडी तक ये बेसिकली रूल करते हैं और विजयालया चोला के ये बेटे होते हैं और चोला टेरिटरी को ये बेसिकली और ज्यादा बढ़ाते हैं जब पल्लव डायनेस्टी को ये पूरी तरीके से हरा देते हैं। जितनी भी आपकी पल्लवा की टेरिटरी थी उस वक्त साउथ इंडिया में वो सारी की सारी यहां पर बेसिकली किसके अंडर आ जाती है, चोला एम्पायर के अंडर आ जाती है, आदित्य वन के अंडर। इसके बाद 907 से लेकर 955 एडी तक हमें परंतंका जो वन जो रूलर है वो देखने को मिलते हैं और इन्होंने जो चोला एम्पायर है उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेके गए हैं और श्रीलंका का जो नदन टेरिटरी है वो चोला एम्पायर के अंडर, परंतका वन के अंडर हमें यहां पर देखने को मिलता है। उसके बाद जो चोला की डोमिनेंट पावर है वो पूरे के पूरे साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी और मिलिट्री पावर ही नहीं, धीरे धीरे चोला का जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, जो टेंपल कंस्ट्रक्शन है, वो यहां पर देखने को मिलता है। क्योंकि चोला एम्पायर को अगर किसी चीज के लिए आज भी 21वीं सदी में याद रखा जाता है, आर्ट एंड कल्चर में जीएस पेपर 1 के जिस टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं वो आपके चोला एम्पायर के द्वारा बनाया गया टेंपल इंफ्रास्ट्रक्चर या टेंपल आर्किटेक्चर ही है। इसके बाद 985 से लेकर 1014 तक हमें राजा राजा वन देखने को मिलते हैं और इन्हें चोला एम्पायर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक माना जाता है। इन्होंने बेसिकली क्या है कि साउथ इंडिया में और अपनी टेरिटरी बढ़ाई, सदर्न श्रीलंका और फिर ये मालदीव तक भी चोला एम्पायर को पूरी तरीके से लेके गए। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो वन ऑफ द बेस्ट कहा जाता है पूरे के पूरे आपके चोला एम्पायर में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
यहां पर जो बृहदेश्वर टेम्पल है थंजावुर में, वो राजा राजा वन के टाइम पर यहां पर कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसके बाद राजेंद्र चोला वन हमें 1014 से लेकर 1044 एडी तक देखने को मिलते हैं, जो आपके राजा राजा वन के बेटे कहलाते हैं हिस्ट्री में। और इनके वक्त पर जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां तक हमें बेसिकली जो चोला एम्पायर है, दैट इज श्री विजय एम्पायर, वो बेसिकली हमें देखने को मिलता है। राजेंद्र चोला वन ने अपनी एक चोला एम्पायर के लिए नई कैपिटल भी बनाई थी, जिसे गंगईकोंडा चोलापुरम का यहां पर नाम दिया गया था। और बहुत सारे फेमस मंदिर जैसे गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर जो है वो यहां पर अपनी नई कैपिटल में बनाया था। और राजेंद्र चोला वन को सबसे ग्रेट रूलर कहा जाता है, क्योंकि चोला एम्पायर का जो पीक है, जो जेनिथ है, वो हमें राजेंद्र चोला वन के टाइम पे देखने को मिलती है। लेकिन अगर चोला एम्पायर इतना ज्यादा डेवलप हुआ है, इतना ज्यादा उन्होंने टेरिटरी को यहां पर एक्सपैंड किया है, उसका बहुत बड़ा रीजन एक उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी रहा है। क्योंकि बिना ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के आप कभी अपने एम्पायर को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते। वहां पर चोला एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन हमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज और बहुत ज्यादा एफिशिएंट देखने को मिलता है, कि यहां पर बेसिकली सेंट्रल अथॉरिटी आपको यहां पर किंग की ही देखने को मिलती है। यानी किंग आपके बेसिकली सुप्रीम रूलर थे, एट द एंड ऑफ द डे सारे डिसीजन उन्हीं के होते थे। और चोला एम्पायर जो है वे बहुत सारे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में यहां पर डिवाइडेड था। जैसे वहां पर एक मंडलम होते थे, जिसे हम लोग प्रोविंसेस कहते हैं। जैसे इंडिया एक देश है तो अलग अलग स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरी हैं, उस वक्त उसे प्रोविंसेस या मंडलम कहा जाता था। आपको नाडूज यानी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते थे, कोट्टम यानी स्मॉलर यूनिट्स देखने को मिलती थी, जहां पर अलग अलग ऑफिशियल्स जो है वो आपके अपॉइंट किए जाते थे। यहां तक कि आपको चोला एम्पायर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है, जो लोकल अफेयर्स जैसे इरिगेशन, लैंड रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर को सॉल्व करते थे। जैसे आज आपको पंचायत नगर पालिका देखने को मिलती है कि लोकल लोग लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसी तरीके का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको यहां पर चोला एम्पायर में भी देखने को मिलता है। और अगर हम लोग यहां पर इनके मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो बहुत जबरदस्त था। एडमिनिस्ट्रेशन इतना था कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया, क्योंकि ट्रेड में भी ये बहुत ज्यादा माहिर थे। और एक चीज इकोनॉमी के बारे में कभी बदली नहीं जा सकती कि ट्रांसपोर्टेशन इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ एनी ऑफ द रीजन। तो उसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर टेम्पल्स, रोड्स, इरिगेशन सिस्टम, नेवल एक्सपीडिशन बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग टाइप्स ऑफ लैंड की बात करें तो यहां पर अलग अलग तरीके की जो लैंड है इनके एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थी विद डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहां पर वेलांगई की बात करते हैं तो ये ऐसी जमीन होती थी जो नॉन ब्राह्मण्स की बेसिकली या पीजेंट्स की प्रॉपर्टी होती थी। अगर ब्राह्मण दया की बात करें तो सीधी सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा लैंड जो ब्राह्मण्स को गिफ्ट में दिया जाता था। या फिर शलभोग की बात करें तो स्कूल के मेंटेनेंस के लिए जो जमीन दी जाती थी उसे हम लोग शाला भोग कहते थे। वहीं अगर हम लोग देवदाना की बात करें या तिरुमट्टकुट्टकई की बात करें तो ऐसा लैंड जो बेसिकली टेम्पल्स को गिफ्ट में दिया जाता था। या फिर अगर हम लोग पल्ली छंदन की बात करें तो जैन इंस्टीट्यूशंस को जो लैंड डोनेट की जाती थी वो यहां पर हमें देखने को मिलती है। अब ट्रेड अगर इतना जबरदस्त था तो इकोनॉमी तो जबरदस्त होगी ही चोला एम्पायर की। वही सिग्निफिकेंस हमें कॉटन ट्रेड में देखने को मिलता है। इस वजह से बेसिकली जो इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो चोला एम्पायर की बहुत ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि बिना पैसे के, बिना इकोनॉमी के इंडिया से बाहर निकलकर श्रीलंका, मालदीव, साउथ ईस्ट एशिया में बिना कैपिटल के आप इतना बड़ा रिवॉल्यूशन लाने की कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और यहां पर इनके कई की अर्बन सेंटर्स थे, जिसमें पुहर आता है, जहां पर आपके बहुत सारे कमर्शियल हब्स अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग मर्चेंट्स और अलग अलग सिटीज को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। जैसे आज की डेट में हमें ट्रेड एजेंट्स देखने को मिलते हैं, या ब्रिटिशर्स जैसे अलग अलग कंपनीज स्टैब्लिश की थी, उसी तरीके से यहां पर चोला एम्पायर ने एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए गुड्स और सर्विसेज के अलग अलग यहां पर सेंटर्स बनाए हुए थे। प्लस इनके अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम भी थे। चोला एम्पायर के इंस्क्रिप्शन से हमें यह पता चलता है कि 400 से ज्यादा टर्म्स थी इनके अलग अलग टैक्स की। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पर वेटी टैक्स को यहां पर समझें तो ये बेसिकली एक तरीके का ऐसा टैक्स था जो कैश के फॉर्म में नहीं लिया जाता था, लेकिन फोर्स्ड लेबर के फॉर्म में यहां पर लिया जाता था। और प्लस यहां पर घोड़ों का टैक्स हो गया, या फिर लेडर का टैक्स हो गया कि भाई आपको टैक्स देना है तो फिर आपको पैसे में नहीं देना है, लेकिन जो पाम ट्री है उस पर आप चढ़िए और वहां की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए। अलग अलग तरीके के बेसिकली टैक्सेस जो थे वो थे यहां पर। सिर्फ कैश फॉर्म में नहीं थे, लेबर फॉर्म में, काइंड फॉर्म में, सर्विस फॉर्म में भी बेसिकली हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहां पर नेवल पावर की है। जब भी हम लोग नेवल पावर की बात करते हैं तो मराठा एम्पायर के छत्रपति शिवाजी महाराज की तो बात करते ही हैं,
लेकिन चोला एम्पायर की जो नेवल पावर थी वो भी स्ट्रांग थी, क्योंकि अगर यहां पर तमिलनाडु केरला के एकदम लास्ट बॉर्डर से श्रीलंका तक गए हैं पाक स्टेट को क्रॉस करने में, तो उसमें नेवल पावर लगी है। मालदीव तक जाने में नेवल पावर लगी है, साउथ ईस्ट एशिया तक जाने में आपकी नेवल पावर लगी है। उस वक्त पर यहां पर एक नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का होना बहुत जबरदस्त था। और चोला एम्पायर ने सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया के कुछ रीजन्स नहीं, लेकिन उसमें इंक्लूडेड जो आपके आइलैंड्स थे, यानी पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल का रीजन अगर आप एक तरीके से कह ले, तो वो यहां पर हमें बेसिकली देखने को मिलता है। और इस नेवल पावर से सिर्फ लैंड एरिया को ही कैप्चर नहीं किया गया, लेकिन कल्चर, रिलीजन, ट्रेड, नेटवर्क, ये सारी की सारी चीजें बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के बीच में यहां पर हमें पूरी तरीके से मिक्स होती हुई, कोऑर्डिनेट होती हुई दिखती हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर हम लोग चोला एम्पायर के बारे में बात करें, तो चोला एम्पायर को हम लोग उनके ट्रेड की वजह से, उनके मिलिट्री कंक्वेस्ट की वजह से, उनके नेवल पावर्स की वजह से, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में उन्होंने अचीव किया है, एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां पर कॉटन ट्रेड ले सकते हैं, इन चीजों की वजह से बेसिकली हम लोग यहां पर इन्हें याद करते हैं। 9th सेंचुरी एडी में हम लोग देखते हैं कि गोल्डन एज है, लेकिन राजेंद्र वन और राजा राजा चोला वन के बाद बेसिकली हमें थोड़ा बहुत यहां पर डिक्लाइन देखने को मिलता है। इस्लामिक अटैक, इस्लामिक इन्वेजन भी हमें इंडिया में देखने को मिलता है 712 एडी में, जब मोहम्मद बिन कासिम अटैक करते हैं, उसके 200 साल बाद ही हमें चोला एम्पायर देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली वो पीरियड था जो मिडाइवल हिस्ट्री के पहले का और एंशिएंट हिस्ट्री के बाद का था, जिसे हम लोग प्री मिडाइवल ईरा कहते हैं। वहां पर हर डायनेस्टी एक दूसरे से लड़ रही थी और एक दूसरे को कमजोर बनाने की कोशिश कर रही थी, और इस्लामिक इन्वेजन यहां पे अलग से होता जा रहा था, और बाद में चोला एम्पायर को इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर मिले भी नहीं। ये कुछ 3-4 रीजन है कि इतने महान शासन का हमें एट द एंड ऑफ द डे डिक्लाइन देखने को मिलता है। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सिर्फ एनसीईआरटी में जो दिया गया है, यूपीएससी के सिलेबस में दिया गया है, उसे तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन साम्राज्य के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में जो चीजें यूपीएससी के सिलेबस में कभी कभी कवर नहीं की जाती हैं, एनसीईआरटी में कवर नहीं की जाती हैं, उन्हें भी बेसिकली हमें गहन अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन से नहीं, लेकिन आपको आपके इतिहास से, आपकी जड़ों से, आपके लिटरेचर से, आपके ट्रेडिशन से आपको जोड़ती है। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकती है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव दीपानी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।